गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 चुनावी राजनीति, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। ये तो हमें पता लग गया कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के उद्देश्य से किसी भी राज्य या किसी भी देश या राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देता है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव करवाने के लिए पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया गया था, तो उनको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही राज्यों के अंदर चुनाव करवाने के उद्देश्य से पूरे राज्य को, जैसे हरियाणा की बात करें, 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ऐसे ही पंचायत के अंदर आपने देखा होगा गांव देहात में कि गांव में जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो वहां पर पूरे गांव को क्या है, अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से जो एक व्यक्ति है वो जीत करके आता है, जिसको पंच कहा जाता है। और तो ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ सीटें क्या हैं, वो छोटी जाति या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती है, या जो जिस धर्म के लोग क्या हैं वो संख्या में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कुछ सीटें हैं वो आरक्षित की गई है हमारे संविधान के अंदर। तो उन सीटों से केवल जो निचली जाति का व्यक्ति है या जो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है, किसी धार्मिक समूह का कोई व्यक्ति है, तो ऐसे लोग ही वहाँ से क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सरपंच का जो इलेक्शन है वो किसमें, रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। तो उसमें रिजर्व कैटेगरी में वो कौन सा कि केवल महिलाएं ही उस सरपंच के इलेक्शन में चुनाव लड़ सकती है, या जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वही सरपंच के इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। तो सभी अनुसूचित जाति या सभी जो महिलाएं उम्मीदवार हैं वो खड़ी होती है सरपंच के चुनाव में, तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो सीट है वो आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए या फिर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जहां से महिलाएं या अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार भी देता है। या तो हम क्या है, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, या खुद हम क्या है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या है, खड़े हो सकते हैं चुनाव में और चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में जो कमजोर समूहों के जो लोग हैं लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाएंगे, कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या महिलाएं हैं, तो उनको कैसे राजनीति के अंदर लेकर के आना चाहिए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि, जो हमारे देश का चरित्र है वो क्या होगा, कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक है वो लगेगी। अगर ऐसा होता कि जो समाज के अंदर जो प्रभावी जो वर्ग हैं या अमीर जो लोग हैं वही चुनाव में खड़े होते, वही चुनाव जीतते, तो इस प्रकार जो जिनके पास जो अनपढ़ लोग हैं, शिक्षित नहीं हैं, जिनके पास क्या है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे लोग क्या है, वो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो इस प्रकार क्या है कि हमारे देश को हम लोकतांत्रिक नहीं कह पाते। लेकिन अभी क्या है, हमारे संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उनके लिए कुछ सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई है कि उन सीटों से केवल वही व्यक्ति क्या है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। तो इस प्रकार हमारे देश की जो विधानसभाएं हैं या लोकसभा है, तो वहाँ पर क्या है, सभी वर्ग और सभी जातियों के जो लोग, चाहे अमीर है गरीब है, तभी सभी की वहाँ तक पहुँच हो। तो इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अंदर किया था।
इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था बनाई। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए, रिजर्व कर दिए गए, तो कुछ क्षेत्र क्या है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए या जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए गए। अनुसूचित जाति के लोग के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर उस क्षेत्र में कोई क्या ऊंची जाति का व्यक्ति भी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उस आरक्षित सीट पे अगर वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो उससे सीट पे केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है ना, आदिवासी जो क्षेत्र है, तो वहीं के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें क्या हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 47 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई है कि यहाँ से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो 26 जनवरी 2019 की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बताई। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात से कि पूरे देश की जनसंख्या में इनकी जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से ये सीटें दी जाती है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे जो समूह हैं उनमें से काट करके इनको ये सीटें हैं वो दी जाती है, तो इनकी जो सीटें हैं वो संविधान के अंदर पहले ही आरक्षित होती है जहां से केवल यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायतों और शहरी यानी नगर पालिका और नगर निगम जो निगम है वहां पर भी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। जो अन्य पिछड़े वर्ग है यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं जैसे ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं या आपका महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी क्या है जो ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर लागू हो गई है। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात क्या है अलग अलग है। मतलब कुछ राज्य में आरक्षित सीटें हैं वो अधिक है जहां पर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक हैं तो उनकी संख्या के हिसाब से क्या है आरक्षित जो सीटें हैं वो वहां पर दी गई हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें क्या हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो जैसे हमारा ग्राम पंचायत के अंदर या नगर पालिका नगर निगम के अंदर 1/3 1/3 जो पार्ट है कुल सीटों का 1/3 भाग क्या है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब आता है मतदाता सूची क्या होता है जिसको हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। देखिए क्या होता है, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है या चुनाव करवाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग जब किसी क्षेत्र राज्य या देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देता है फिर वो देखते हैं कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। मतलब उनकी लिस्ट जो जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर होती है हमारे देश के अंदर उनको क्या है वोट डालने का अधिकार होता है, तो उनकी एक लिस्ट है वो पहले ही तैयार कर ली जाती है। और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक तौर से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे वोटर लिस्ट भी कह सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति या फिर किसी भी चाहे वो अमीर है या गरीब है तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है ये पहली शर्त है कहीं पर भी लोकतांत्रिक चुनाव करवाने के लिए
पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है कि हमारे देश के अंदर सभी वयस्क जो हैं, जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, अमीर गरीब कोई भी है, तो उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए, यानी हर एक के वोट की वैल्यू क्या है, वो एक ही होनी चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो कोई कम या एकदम अशिक्षित होता है, कोई दयालु होता है, कोई नहीं होता, पर हर कोई क्या है, हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे कुछ भी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से अगर वो संबंध रखता है, तो सभी को वोट डालने का अधिकार है, वो दिया जाता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। मतलब इन जो दिमागी रूप से क्या है, असंतुलित है, पागल है या अपराधी हैं, तो इनको ही हम क्या है, वोट डालने से रोक सकते हैं। ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो नए 18 या 18 साल से ऊपर होते हैं, उनका नाम उसके अंदर जोड़ा जाता है, और जो व्यक्ति क्या है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नाम उस वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वोटर लिस्ट है हमारे देश के अंदर तैयार होती है। ये जो वोटर लिस्ट है, हर 5 वर्ष में इसका मतदाता सूची का क्या है, नवीनीकरण या इसको दोबारा बनाया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू हो गई। अब देखिए, आपके पास जो वोट डालने का जो वोटर कार्ड होता है, उसके ऊपर अभी क्या है, फोटो आना शुरू हो गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। अभी लोग क्या है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जो पहचान पत्र है, उनको दिखा करके भी वोट डाल सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है। कि जो उम्मीदवार है, जो चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनका जो नामांकन है या वो अपना नॉमिनेशन जो फॉर्म है, चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव पत्र है, वो कैसे वो दाखिल करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।